हेलो सक्षम, कैसे हो भाई? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। कौन कौन है हमारे यहाँ? मनीष जोशी जी हैं, सक्षम है, हर्षित है और शिवांग है। इज इट शिवांग? Yes, sir. Sevang. शिवांग, ओके ओके ओके। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गॉस लॉ, राइट? ठीक है भाई, आज हम लोग गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट गॉस लॉ में 3-4 पार्ट्स हैं एक्चुअली, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द गॉस लॉ, राइट? ठीक है। गॉस लॉ में जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, उनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। तो जब आप गॉस लॉ की चर्चा करते हैं तो एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? पहले हम उसको समझेंगे और फिर उसको अप्लाई करके गॉस लॉ अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है भाई? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। You all are comfortable with Hindi little bit or not? यस सर। कंफर्टेबल सर। नहीं, अब कोई नहीं है तो वो बताओ। जो कंफर्टेबल हो वो मत बताओ। Someone is not comfortable, he can tell me. Okay? Right? आगे बढ़े? यस सर। यस ठीक है, सर। चलिए। तो आज हम लोग पहले फ्लक्स की बात करेंगे, फिर गॉस लॉ की बात करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली फ्लक्स के टर्म में ही गॉस लॉ है। तो फ्लक्स क्या है पहले इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। You all have heard about the electric field lines, right? यस सर। यस सर। जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आज के डेट में क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर मैं कहूँ एक चार्ज से, एक 1 कूलम चार्ज से कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे, तो क्या आंसर होगा आपका? What will be your answer if I ask you how many electric field lines emerge from 1 coulomb of charge? Then what will be your answer? इनफाइनाइट। नहीं, इनफाइनाइट भी नहीं है और एग्जैक्ट भी नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइंस जो निकलते हैं हम ऐसा बोलते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हाँ, यानी अगर मैं ये मान लूं कि 1 कूलम से 100 लाइंस निकल रहा है, तो 2 कूलम से कितना निकलेगा? 200। 200 लाइंस। लेकिन ये तो मैं बोल सकता हूँ अगर 1 कूलम से 100 निकलेगा तो 2 कूलम से 200 निकलेगा, लेकिन ये नहीं बोल सकता 1 कूलम से 100 निकलेगा। ठीक है, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में हम लोग क्या मान के चलते थे? इनिशियली जब फील्ड लाइन से कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो हम लोग ये मान के चलते थे कि 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज से जो नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं वो 4 पाई लाइंस निकलते हैं। कितने लाइंस? 4 पाई। हाँ, 4 पाई लाइंस। और इसके साथ साथ एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस पर एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो बताओ अगर आप एक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज से जब 1 सेंटीमीटर पर चले जाएंगे तो एरिया कितना होगा? स्फेरिकल एरिया कितना होगा? मान लो एक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और उस चार्ज से अगर हम लोग इतना दूर चले जाए, ठीक है, तो एरिया कितना होगा भाई? तो ये मान लो ये चार्ज है, वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज है और उसे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम चले जाएंगे, कितना एरिया होगा भाई? ये मान लो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है और उससे हम कहाँ चले गए? ये 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है। दिस इज द चार्ज। ऐसे सोच के बताओ जरा, एक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज है, उससे 1 सेंटर के डिस्टेंस पे अगर हम चले जाएं और स्फीयर बना दें, स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, एंड आर इज 1, राइट? तो कितना एरिया है? 4 पाई। 4 4 पाई।
अच्छा, so if the 4 pi lines are emerging, what is the number of lines per unit area for crossing this sphere? So what will be the number of lines crossing per unit area for this sphere? 1. हाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 1 सीजीएस यूनिट कितनी हो गई? 1 सीजीएस यूनिट। कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. तो शुरू में ऐसे ही डिफाइन किया गया था, लेकिन बाद में जानते हो दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि हम लोग एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग ज्योमेट्री के केस में रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट होने लग गए। जैसे अगर एक लॉन्ग लाइन चाहे ले रहे हैं और उसमें भी अगर हम लोग यूनिट से, अगर यूनिट चार्ज से 4 पाई लाइंस निकाल दें, तो उससे जब हम आर डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू की बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग जब सिलेंड्रिकल एरिया लेंगे और पर यूनिट एरिया की बात करेंगे तो फिर अलग रिजल्ट देना शुरू करेंगे, यानी कॉन्ट्राडिक्शन आने लग गया। तो इसीलिए बाद में इस क्वांटाइजेशन को हटा दिया गया था। यानी अब आज की डेट में क्वालिटेटिवली तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। बट आज की डेट में हम ये नहीं बोल सकते हाउ मेनी चार्ज लाइंस इमर्जेस फ्रॉम ए चार्ज। ठीक है, अगर मैं ये बोलूंगा अगर 1 कूलम से 100 को लाइंस निकल रहा है तो 2 कूलम से कितना निकलेगा? 200। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 कूलम से 100 निकल रहा है ये हम नहीं बोल। अरे मेरी बात समझ में? Yes, sir. हाँ, Yes. तो आज के डेट में जो फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। पहले जानते हो जब हम लोग फ्लक्स डिफाइन करते थे तो हम लोग ये बोलते थे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस। ठीक है, इस तरह से फ्लक्स डिफाइन करते थे, लेकिन अब चूंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्वांटिफाई करना मुश्किल है तो इसलिए इस डेफिनेशन को हटा दिया गया। आज के डेट में फ्लक्स हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट इज डिफाइंड एज व्हाट, इस तरह से लिखते हैं। Whenever I have to write flux, electric flux, I will write flux through a small area element, always defined as what? As it. Flux through a small area element will always define as like this. Okay, क्या हो जाता है? हाँ चलो चलो ओके। देखो, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट वी ऑलवेज डिफाइन लाइक दिस। कैसे? ऐसे डी फाई इक्वल टू, लिख लेना भाई, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट इज डिफाइंड लाइक दिस, ई डॉट ds। ठीक है भाई, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप छोटे से कोई एरिया ले रहे हैं, बहुत छोटा सा एरिया ले रहे हैं, अब बहुत छोटा दिखता नहीं है तो मैंने इसको पूरा दिखाने के लिए इतना बड़ा बना दिया ना। ठीक है भाई, और किसी भी एरिया के लिए एरिया वेक्टर क्या होता है जानते हो तुम लोग? और उस सरफेस के नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लोगे, यहाँ हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लिया मान, तो इसको हम लोग डीएस वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएस वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल क्या होगा और मैग्नीट्यूड वही होगा जो एरिया का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक छोटा सा एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मान सकते हैं पूरे सरफेस। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्या है? ई, ऐसे। और ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। क्या है? Theta. फील्ड एक वेक्टर है तो उसका भी एक डायरेक्शन होगा और डीएस का भी एक डायरेक्शन। तो बताओ यहाँ पे हम लोग ई डी डॉट डीएस को क्या बोल सकते हैं? EDS cos theta. यस, ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? No, sir. ठीक है, No, ये sir. काम लेकिन छोटे से एलिमेंट के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? छोटे से एलिमेंट के लिए। ठीक है, और अगर किसी बड़े एरिया के लिए फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे? इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट पे फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी किसी भी बड़े एरिया के लिए अगर हमको फ्लक्स लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए लार्जर सरफेस एरिया इज गिवन एज इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी ई डॉट डीएस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? Yes, sir. हाँ, No, sir. यानी आप चाहें तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई इंटू डीएस इंटू क्या, ये काम। ठीक है,
ओके, so this is the way in which flux is defined these days. ठीक है, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस है, उस सरफेस के छोटे से एलिमेंट पे E डॉट ds निकाल के इंटीग्रेट कर लेना, राइट? अरे समझ में? Yes, sir. Sir, sir. हाँ, अब यहाँ पे कुछ खास बात है, ऐसे तो ये छोटे से एलिमेंट को ही लेके इंटीग्रेट करना, बट मान लो अगर कभी फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा? फील्ड जब यूनिफॉर्म हो जाएगा तो Sir, इंटीग्रेशन, DS एरिया है। हाँ ds एरिया है उस छोटे से एलिमेंट, मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड, ठीक है? अरे समझ में? जी सर। ds छोटे से एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड है, e क्या है? फील्ड है, और थीटा है, एंगल बिटवीन द एरिया एलिमेंट एंड फील्ड, ठीक है? एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है? ये छोटा सा एलिमेंट इसलिए लिया क्योंकि अलग अलग जगह पे थीटा पूछता है अलग अलग हो, तो लेकिन एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो यूनिक बोल सकते हैं वहां पे, तो इसलिए हमने ले लिया। अब कभी अगर ऐसा हो जाए, मान लो फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? जानते हो, अगर कोई भी क्वांटिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है कि नहीं? यूनिफॉर्म क्वांटिटी कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन, कैन आई से दैट? Yes, sir. अगर कोई क्वांटिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में कोई सरफेस है तो उसका फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे? उसका फ्लक्स लिखेंगे क्या? E डॉट एस। ये कैसे आ गया भाई? तो फाई इज व्हाट? E डॉट एस क्या? इन क्या? ये कब बन गया? यूनिफॉर्म ही में। अगर किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो हम लोग फाई क्या लिखेंगे? E डॉट एस। एस क्या है? एरिया वेक्टर है, और ये तो बाहर आ गया, ठीक है भाई? Yes, क्लियर sir. है? एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन, ठीक है? अगर कोई प्लेन सरफेस हो जाए तो एस का मतलब नॉर्मल टू सरफेस ऑफ प्लेन होता है। क्या होता है? Normal to surface of plane. हाँ, तो अगर कोई प्लेन सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड में हो और फ्लक्स लिखना है तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये भी लिख लो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये क्या बना? फॉर ए प्लेन सरफेस इन यूनिफॉर्म, ठीक है? फॉर ए प्लेन सरफेस इन यूनिफॉर्म। क्लियर है? ये जो फॉर्मूला हो गया E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, किसके लिए हुआ? For a यूनिफॉर्म plane surface in में। uniform electric field. हाँ, ठीक है, इधर क्लियर? अगर कोई प्लेन सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कुछ नहीं करना, आपको फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना है? E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है? यानी जैसे अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा बताइए आप। एक स्क्वायर प्लेट है, ये मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, क्या ये सिर्फ थोड़ा सा स्क्वायर जैसा नहीं बना, बस मान लो स्क्वायर है, ठीक है? ये ए बी सी डी, ठीक है भाई? और ये इसका एरिया वेक्टर है, यानी ये ईटा कैप से रिप्रेजेंट किया, ठीक है भाई? यानी ये जो ईटा कैप है उसके अपेंड आ रहा बात समझ में? यस सर। Sir, वो क्या है eta cap? ईटा कैप का मतलब हुआ नॉर्मल टू सरफेस का डायरेक्शन, Yes, sir. और ऐसे फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड, फील्ड की वैल्यू ई है, कितनी? समझ आ रहा है? और फील्ड और इसके बीच का जो एंगल है ना वो दिया हुआ है, ये एंगल दो, हाँ ये एंगल दे दिया मान लो हमको कितना, हाँ 30 डिग्री ना? और ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का साइड लेंथ दिया हुआ है L, कितना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. What is the flux through this square? क्या आंसर?
What will be your answer? What is the flux through this square? EL square root 3 by 2. हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ES cos थीटा सीधा लगा। तो जब भी कोई प्लेन सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड में होगा, आप फिल एरिया इंटू cos थीटा लगा, ठीक है। E तो E है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया। योर आंसर इज E इंटू L स्क्वायर इंटू रूट 3 by 2, राइट। cos 30 रूट 3 by 2 होता है ना। Yes sir. Yes, आंसर sir. क्या है, E इंटू L स्क्वायर इंटू रूट 3 by 2, क्लियर है। Yes sir. Yes, sir. हाँ, किसी को पूछना पूछो, यस सर। ठीक है, सर आगे हमने बढ़े। थीटा नॉर्मल से क्यों लिया और सरफेस से क्यों नहीं? मैं बता देता हूँ, जब भी हम लोग एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं ना किसी भी सरफेस के लिए, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू सरफेस को ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। यानी अगर मान लो तुम्हारा कोई स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, जेड। जेड पर। डिफिनेशन ही है ये एरिया वेक्टर, ठीक है। बाय डिफिनेशन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर मींस डायरेक्शन अलोंग नॉर्मल टू सरफेस। अब लेकिन एक कंफ्यूजन है, दो नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्स वाई के नॉर्मल लेंगे तो प्लस जेड भी हो सकता है, माइनस जेड भी हो सकता है, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, कोई और इसका मतलब ये होगा कि यूनिकली फ्लक्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर साइन के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा सरफेस किसी क्लोज सरफेस का पार्ट है, तो आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। सर अगर नॉर्मल टू प्लेन का एक्सप्लेनेशन हम वो पैरेललोग्राम लॉ से दे सकते हैं। नॉर्मल टू सरफेस का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर प्लेन होगा ना, प्लेन के नॉर्मल हम लोग डायग्राम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो एक वाईजेड प्लेन में कोई प्लेट लाई कर, प्लस एक्स और सर माइनस एक्स दोनों उसके परपेंडिकुलर। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने 11th में पढ़ा था ना, A क्रॉस B जो होता है पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं उससे। सर उसी चीज से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हाँ, जो दे सकते हैं, बिल्कुल 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 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है, ओके। यानी तुमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी एरिया वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी ऑलवेज अलोंग नॉर्मल टू सरफेस। नॉर्मल टू और प्लेन। डिफिनेशन ही है, एरिया वेक्टर का डिफिनेशन ही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल दो हो सकता है। क्या हो सकता है, नॉर्मल दो दो। दो, sir. मान लो एक पैरेललोग्राम दिया और तुमको ए क्रॉस बी निकालना है या बी क्रॉस ए निकालना है, दोनों काम कर सकते हो ना भाई। यस सर। ए Yes. भी एक साइड है, बी भी एक साइड है, तो ए क्रॉस बी क्यों, बी क्रॉस ए कर लेते हैं। नहीं, यस सर। जैसा मेरे लिए ए क्रॉस बी वैसे ही बी क्रॉस है, लेकिन दोनों डिफरेंस का डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी प्लेन सरफेस के लिए यूनिकली हम लोग एरिया वेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते, दो डायरेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. लेकिन डिफाइन कर सकते हैं अगर वो प्लेन सरफेस किसी क्लोज सरफेस का पार्ट हो, तब हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल को ही पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। यानी अगर आपका सरफेस किसी क्लोज सरफेस का पार्ट है, तो आउटवर्ड नॉर्मल को ही पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, क्लोज सरफेस। नहीं आ रही, चलो मैं अभी समझा देता हूँ, 1 मिनट का काम है बस। ये देखो मैंने, सर आपकी वॉइस हेलो, यस, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द डायग्राम, ठीक है भाई। करेक्ट, अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। करें, देखो ये एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। ये एक स्क्वायर सरफेस है, क्या है, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द डायरेक्शन अलोंग एक्स, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, Along x-axis. और ये डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, राइट, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं, बताओ इस एबीसीडी जो स्क्वायर प्लेट इसका एरिया वेक्टर क्या है, तो क्या बोलोगे।
X. नहीं, एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है, क्या पता। ये मान लो जेड एक्सिस है, जेड एक्स पे रहता है। तो एबीसीडी का तो एरिया वेक्टर एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी तो हो सकता है, ठीक है नहीं। Yes, sir. नॉर्मल Yes, तो sir. भाई नॉर्मल सरफेस है, प्लेन सरफेस है, नॉर्मल है, तो इधर भी होता है उधर भी हो सकता है, क्या पता मेरे को कौन सा, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी में हम लोग यूनिकली बता पाएंगे अगर मान लो ऐसे एक स्क्वायर है, ऐसे ही मतलब ये स्क्वायर ना, ये जो प्लेट सरफेस है क्यूब का पार्ट है, जो एक बना दिया हमने, ठीक है भाई। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई। अब बताओ एबीसीडी का एरिया वेक्टर क्या होगा। X. plus X. अब आई कैट समझ में आया, दोनों डिफरेंस समझ में आया, यही बात मैं कह रहा था। अगर आपका कोई भी सरफेस किसी क्लोज सरफेस का पार्ट है तो आउटवर्ड नॉर्मल को हम लोग क्विटी मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर Yes, कोई सरफेस हमारा ओपन है तो एरिया वेक्टर इधर भी होता है उधर भी होता है, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, यानी सक्षम क्लियर है, अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब चलो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, एक्स वाई जेड दिख रहा है ना तुम लोगों को, ठीक है। जी सर। हाँ, इसका साइड लेंथ एल मान लेते हैं, इस क्यूब दिखाया है डायग्राम में, मान लो इसका साइड लेंथ एल है, क्या है, क्यूब है, साइड लेंथ एल है, फील्ड ना ऐसे दे दिया हमने, फील्ड इज गिवन लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन लाइक दिस। सर ये जो आपने क्लोज के लिए बताया वो कन्वेंशन है ना। हाँ, कन्वेंशन अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा जे कैप, अल्फा बीटा गामा आर सम कांस्टेंट, ठीक है भाई, प्लस गामा के कैप, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। फील्ड मैंने ऐसे लिखा, अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ये जो ए है ना वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है। और यहाँ इसके पैरेलल ना जो ये सरफेस, इसको मैंने ऐसे नाम दिया, ए डैश बी डैश, दिख रहा है क्या, सी डैश दिख रहा है, ये क्या होना चाहिए, समझ में आया। तो तुमको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, तुमको ये बताना है पहले। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पे जैसे तुम्हारे एप्लीकेशन एबिलिटी को चेक करने के लिए, यहाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फाई थ्रू बी सी सी डैश बी डैश, बताइए, बी सी डैश बी डैश सरफेस फ्लक्स पूछ रहे हो, क्या आंसर है। बी सी डैश बी डैश के थ्रू क्या फ्लक्स होगा, इस डायग्राम के हिसाब से सोच रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है। बी सी डैश बी डैश के थ्रू क्या फ्लक्स होगा। बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप इनटू एल स्क्वायर। नहीं, मुझे आंसर बताओ बस, पहले तो इस बताओ ये जो एरिया मैंने सरफेस लिया है बी सी डैश बी डैश, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, Y. हाँ वाई कह लो यानी प्लस वाई कह लो यानी एल स्क्वायर जे कैप क्या होगा। L square Yes, J. sir. L square J cap. हाँ, यानी यहाँ मैं जो एरिया वेक्टर लिखूंगा एस वेक्टर लिखूंगा वो क्या है, एल स्क्वायर जे कैप, है ना भाई। यस सर।
Yes, sir. तो Yes, फ्लक्स sir. कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? ई के साथ। अब ई में देखो आई कैप जे कैप पी कैप सभी आ रहे हैं, राइट? तो आपको तो डॉट प्रोडक्ट करना है ना भाई, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बताइए आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 0. 0। 0. इस तरह से के कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0. 0. जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 1. 1. 1। तो आप बताओ आपका आंसर क्या होगा? बीटा L square beta. L square beta. आंसर इज बीटा एल स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. आंसर इज व्हाट? बीटा एल स्क्वायर। Beta L square. क्यों सक्षम? क्लियर है ना? जी सर. हाँ। अब बताओ फ्लक्स में तुमसे पूछ रहा हूँ, ए बी सी डी के थ्रू क्या फ्लक्स? तो फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी। अप्रोच सेम है, रिजल्ट में थोड़ा सा ध्यान देना। तो फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी Alpha x L square. अल्फा एक्स और ए बी सी डी के लिए एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो ए बी सी डी सरफेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है? 0. I cap. हाँ 0 है ना भाई, वाई जेड प्लेन में है ना, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो ना, ए बी सी डी खुद वाई एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है ना ए बी सी डी। Yes, sir. और वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0। 0। यानी ई हो गया हमारा बीटा जे के प्लस गामा के कैप, हो गया ना? और एवरी पॉइंट ऑफ एबीसीडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? बीटा जे के प्लस गामा के कैप हो ना भाई? बोलो। Yes. Yes, sir. हाँ, और उसका हम डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे? एल स्क्वायर आई कैप के साथ। यहाँ आई कैप है और वहां आई कैप है ही नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई? 0. 0। तो आंसर इज 0। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, लेकिन इसी तरह से अब एक दूसरी बात पूछ रहा हूँ, तो फाइव ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश क्या होगा? बताइए। 0। अब ध्यान से सोचिए, जवाब ये 0 नहीं होगा। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? Minus alpha L cube. हाँ, ये बिल्कुल सही है। माइनस अल्फा नहीं, माइनस अल्फा एल क्यूब नहीं होगा। मेरा आंसर तो अल्फा एल क्यूब ही हो जाएगा। Yes, yes. सर यहाँ पे भी तो x 0 होगा। यहाँ एक्स 0 नहीं है, ध्यान से। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश को विजुलाइज करो भाई। ये जो सरफेस है ना, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस एल। यस सर यस। Yes, sir. हाँ, यानी फील्ड की वैल्यू मैं लिखूंगा माइनस अल्फा एल आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ठीक है? और एरिया वेक्टर जब लिखूंगा तब वो हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर आई कैप, ठीक है? यानी यहाँ एरिया वेक्टर में भी निगेटिव और फील्ड में भी निगेटिव, इसलिए जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 1. पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Sir. Plus alpha L cube. हाँ, अल्फा एल क्यूब आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सर Yes. एरिया वेक्टर कैसा है इसमें? एक बार बता. ये देखो, ये सरफेस दिख रहा है, एबीसी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश दिख रहा है। अच्छा हाँ सर ठीक. हाँ, तो इसका जो आगे. नॉर्मल होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, तो माइनस आई कैप की तरफ आएगा ना। हाँ सर समझ आ रहा है. तो एस वेक्टर आ गया माइनस एल स्क्वायर आई कैप, और फील्ड वेक्टर आ गया माइनस अल्फा एल आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा जे कैप। जे कैप तो लेना ही नहीं है, डॉट डॉट कर दिया तो माइनस का माइनस प्लस हो गया। तो आंसर क्या आया तुम्हारा? अल्फा एल क्यूब। अल्फा एल क्यूब. विजुलाइज हो रहा है ना भाई? देखो, विजुलाइज होना इंपॉर्टेंट है। देखो, फिजिक्स में आंसर आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है? लेकिन हम जिस पॉइंट यूज करके रिजल्ट निकाल रहे हैं वो तुमको क्लियर होना, ठीक है? फिर ऐसे तो हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? तुमको समझ में आ रहा है तो सारे हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आंसर कुछ ना कुछ आना था,
यही आया आंसर। आंसर इज जस्ट टू चेक कि हमने सही सोचा या गलत किया। ठीक है, यस सर। Yes, sir. हाँ। तो ओके बेसिकली फ्लक्स समझ में आ गया। कोई भी प्लेन सरफेस फ्लक्स लेंगे तो सीधा यस cos थीटा कर लेना। और अगर वो प्लेन सरफेस किसी क्लोज सरफेस का पार्ट होगा तो आउटवर्ड नॉर्मल यूनिक होगा, नहीं तो यूनिक नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो Yes, चूंकि sir. फ्लक्स sir. हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि गॉस लॉ की बात हम लोग इसी टूल के साथ करते हैं। बेसिकली ये जो फिजिकल क्वांटिटी है फ्लक्स, ये हमको पहले समझ में आना चाहिए, अभी हम लोग गॉस लॉ समझ पाए, राइट? यस सर। Yes, हाँ, sir. चलो एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा लॉजिकल सा बनते हैं यहाँ पे। जानते हो, अगर कोई भी सरफेस क्लोज, हाँ, एक क्वेश्चन की तरह लेते हैं और इसको याद भी रख सकते हो तुम, और इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है भाई? क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म पी, यूनिफॉर्म ई? ये लाइन फालतू का बन गया। ई जो है ना यूनिफॉर्म है, क्या है यूनिफॉर्म? ई का मतलब क्या हुआ समझते हो तुम लोग? यस सर। क्या? चेंज नहीं चेंज होगा। नहीं करेगा। हाँ, Constant. कोई भी वेक्टर अगर यूनिफॉर्म है ना, देखो चेंज नहीं का मतलब ये है कि देखो चेंज को विजुलाइज करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर हमने बिल्कुल अलर्ट है। जैसे हम यूनिफॉर्म, किसी वेक्टर का यूनिफॉर्म कहें, इसका मतलब ये हो गया कि स्पेस के हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम है का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब सेम। ठीक है, तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? स्पेशल वेरिएशन नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? जी अगर सर। हम किसी चीज को यूनिफॉर्म कह रहे हैं, जिसका मतलब स्पेशल वेरिएशन नहीं है। स्पेशल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? स्पेस के अलग अलग पॉइंट पे उस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू सेम है। यस ठीक है, सर। Yes, sir. हाँ, कांस्टेंट एक अलग वर्ड है। अगर कोई चीज टाइम के साथ नहीं चेंज करती है तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर टाइम के साथ चेंज करती है तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Variable. हाँ, तो वी मे हैव यूनिफॉर्म बट वेरिएबल फील्ड, राइट? तो मैं यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल फील्ड बोलूं तो क्या मतलब होना चाहिए मेरा? सर वो Yes, sir, time यूनिफॉर्म के साथ वेरिएबल है। हाँ, मतलब इस केस के अलग अलग पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो किसी एक स्टैंड पे तो वैल्यू सेम है, लेकिन अगले स्टैंड पे तो वैल्यू है Change हो वो जाएगा. डिफरेंट हो गई है, लेकिन फिर भी स्पेस के हर एक पॉइंट पे सेम। यानी मान लो फील्ड ई था किसी टाइम पे, तो ई था, सब जगह ई था। अब फील्ड मान लो 2e हो गया तो हर जगह 2e हो गया। तो इस तरह के फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? Uniform and variable. यस। अगर मैं कहूँ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट तो क्या मतलब होगा? कांस्टेंट ही है हर जगह। Constant हर इसका point पे मतलब same है. ना स्पेस के साथ टाइम चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी हर एक पॉइंट पे हर समय जो फील्ड था वही है और सेम ही है। यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब हमारे पास फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। ठीक है ना भाई? हमारे पास ऐसे एग्जांपल भी आएंगे जिसमें फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। Uniform and constant. हाँ, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। एक एग्जांपल ऐसा होगा जिसमें फील्ड इज यूनिफॉर्म बट वेरिएबल। सर तो ठीक है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट को सिंपल कांस्टेंट भी तो कह सकते हैं। नहीं, यूनिफॉर्म स्टैंड्स फॉर स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा, ये ध्यान देना। यूनिफॉर्म मींस व्हाट? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, और जब हम लोग कांस्टेंट करें तो टाइम वेरिएशन से रिलेटेड है। ओके सर। ठीक है भाई? तो अगर मैं कह रहा हूँ फील्ड इज यूनिफॉर्म बट कांस्टेंट, जिसका मतलब क्या हुआ? स्पेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम है और जो भी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, और अगर कोई चीज स्पेस के हर पॉइंट पे सेम है लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म है बट Uniform वेरिएबल। and variable. हाँ, और अगर ऐसा हो रहा है ना कि टाइम के साथ तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्पेस के अलग अलग पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे? Constant and non-uniform. Constant and uniform. कांस्टेंट एंड नॉन यूनिफॉर्म। Yes. Yes, sir. ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई फील्ड का ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे मैंने अभी फील्ड का एक्सप्रेशन दिया था ना, ई इक्वल टू ऐसा दिया था ना, ई इक्वल टू अल्फा एक्स आई का वैसे दिया था, प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा जे कैप, ऐसा दिया था ना एक्सप्रेशन। Yes, sir. यस सर। इस फील्ड को क्या बोलोगे? Constant non-uniform. हाँ, कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? अलग अलग एक्स के लिए फील्ड की वैल्यू अलग अलग है ना। Yes.
और इक्वेशन में टाइम तो आ ही नहीं रहा, यानी टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये बात ध्यान देना कि जब भी हम लोग किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो दो तरह के वेरिएशन की बात हम लोग कर सकते हैं, एक स्पेशल वेरिएशन और एक टाइम वेरिएशन। हाँ। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पेस के साथ चेंज नहीं करना, और कांस्टेंट का मतलब होता है टाइम के साथ change। we may have non uniform but constant, जैसे ये था नीचे वाला। ठीक है भाई, यस सर। Yes, sir. हाँ ये ध्यान देना। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, लिखो। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म फील्ड? बताइए, क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म फील्ड? क्या होगा आपका आंसर? What is the net electric flux through a closed surface in uniform field? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट्स एरिया। नहीं, मतलब- जीरो होगा आंसर। क्यों होगा देखो, व्हाई द आंसर विल बी जीरो। देखिए, ये यूनिफॉर्म है ना, क्लोज सरफेस है ना, तो क्लोज सरफेस के लिए जब भी हम लोग फ्लक्स लिखते हैं ना, तो देखो ये तरीका यूज करते हैं, ये सिंबल होता है। इंटीग्रल साइन के बीच में एक सर्कल का साइन दे दोगे तो इसका मतलब क्या बात हुआ? क्लोज्ड। क्लोज सरफेस। अब देखो ये अगर यूनिफॉर्म है तो ये तो बाहर निकाल ही सकते हैं, नहीं? Yes, sir. अंदर क्या बचेगा? ई डॉट डीएस वेक्टर आया ना भाई, डीएस का इंटीग्रल। अब देखो डीएस का इंटीग्रल का मतलब क्या होगा, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ये ध्यान देना, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर आप एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा भाई? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट को लेंगे, मान लो यहाँ का एलिमेंट लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ना भाई, इस यस सर। तरह से इसका लोगे तो इधर होगा, इसका लोगे तो इधर होगा, इसका इधर होगा, है ना, इसका इधर होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। इसका इधर होगा, तो इन सब वेक्टर का जब हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? जीरो। जीरो। कोई राइट की तरफ है, कोई लेफ्ट की तरफ, कोई ऊपर है, कोई नीचे, सारे एरिया वेक्टर के तो वेक्टर की तरफ सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा ना। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए डीएस वेक्टर क्या होता है? इंटीग्रल डीएस क्या होता है? जीरो होता है, और ये तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, यानी इंटू जीरो तो क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म का मतलब Yes, क्या sir. हुआ भाई? मैग्नीट्यूड सेम की डायरेक्शन सेम कि दोनों सेम? यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड सेम की डायरेक्शन सेम कि दोनों सेम? दोनों सेम। हाँ बिल्कुल, किसी वेक्टर का यूनिफॉर्म होने का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सभी का सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके। सर अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तब भी जीरो होता क्या? फिर कैसे होता है जीरो? तो जीरो हो सकता है किसी केस में हो जाए, लेकिन हम लोग ऐसे कैसे बोल पाएंगे जीरो ही होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा तो पहले क्या पी जो है इंटीग्रेशन से बाहर आएगा? नो सर। नहीं आएगा। जब इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा तो अलग अलग एलिमेंट का निकाल के सब करना पड़ेगा ना, हम कैसे बोल सकते हैं होता है किसी केस में जीरो हो गया? नहीं तो। ठीक है ओके। ना, अरे बस में। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब तुम लोगों ने कुछ केसेस में फ्लक्स निकालना सीख लिया, राइट? मान लो क्या भाई, मान ले क्या? Yes, sir. Yes. तो वी हैव लर्न टू कैलकुलेट फ्लक्स इन सम। ठीक है, ओके। ओके, फ्लक्स का मतलब क्या है ये समझ आ गया, क्योंकि अब चूंकि गॉस लॉ फ्लक्स के टर्म में ही है, इसलिए फ्लक्स समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था। अब आ जाए गॉस लॉ पे। Yes, sir. यस Yes. सर। गॉस लॉ कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लिखिए गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ?
क्या कहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एक क्लोज सरफेस। लिख रहे हो? यस सर। चार्ज enclosed by surface upon epsilon। ठीक है भाई? सर हम्म, चार्ज इंक्लूज बाय सरफेस के बाद upon epsilon, charge enclosed by surface upon epsilon naught। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना? सर सरफेस का मतलब सरफेस एरिया। हाँ, मतलब उसका जो बाउंड्री का सरफेस है, यानी इसको अगर मैथमेटिकली मतलब इसको समझने की कोशिश करें तो डायग्राम बना दें कि मान लो कोई क्लोज सर्फेस चाहिए, ठीक है भाई? दिख रहा है क्लोज सरफेस? यस सर। या मान लो चार्ज है क्या, यहाँ है -q, और यहाँ है q। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस? 3q क्यू by बाय एप्सिलॉन। ध्यान से सोच के जवाब दीजिए, क्वेश्चन जरा ध्यान से। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे सोचा, क्या सोचा? क्या सोचा? क्यू बाय एप्सिलॉन। हाँ, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज, क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्यू 2q माइनस q, तो नेट चार्ज एनक्लोज कितना हुआ? सर वो -q लिखा है। -q सर। नीचे -q है ना, ओके ओके सर। तो 2q -q। बाहर जो q है वो तो बाहर है, उससे तो नहीं लेना ना, लेना है? नो सर। नो या सर। देखो 3 चार्ज है, 2 अंदर है 1 बाहर है, बाहर का तो लेना नहीं ना। नो सर। नो तो सर। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? q बाय एप्सिलॉन। हाँ, वन। आंसर इज q है। क्लियर है? तो द आंसर इज व्हाट? q by epsilon। दिस क्वेश्चन माय आंसर इज q बाय एप्सिलॉन। राइट? यस। हाँ सर हाँ, तो मतलब जहाँ पर कुछ हम फ्लक्स निकाल लें तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल लेना। नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हो, हम तो यूनिफॉर्म में भी निकाल सकते हैं ना। सर बट हाँ, इससे तो पढ़ा था ना कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर 0 होगा फ्लक्स। इसका मतलब एक और बात आपको गॉस लॉ से एक बात पता चल गई। अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि यूनिफॉर्म फील्ड में क्या चार्ज एनक्लोज होगा तो क्या बोलोगे? नॉन जीरो बोलेंगे तब। नहीं, अगर मैं पूछ रहा हूँ एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या चार्ज एनक्लोज होगा, किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में, और पूछो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज, तो क्या आंसर है? 0 कह सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस बनाएंगे तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, यस सर। यस सर। तो फ्लक्स 0 होगा, इसका मतलब एनक्लोज चार्ज क्या होगा? 0। हमेशा देखो यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज एनक्लोज हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर चार्ज एनक्लोज नहीं होते, नहीं क्योंकि जहां भी कहीं चार्ज होगा ना वहां फील्ड चेंज करेगा वो, एक तरफ का सर फील्ड ऐसा कुछ और। ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसे इसलिए नहीं हो सकता कि किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस बनाओगे तो फ्लक्स क्या आएगा? 0 आएगा। तो चार्ज एनक्लोज क्या होगा? गॉस लॉ क्या कहता है? उसके 0 होगा। हाँ, नहीं सर, अगर प्रैक्टिकली करे तो फिर प्रैक्टिकली का मतलब क्या हुआ, ये सारे लॉज प्रैक्टिकली है ना भाई, ऐसा थोड़ी हो किसी के मन में आ गया तो बना दिया ये। आइडिया ये कि जब भी चार्ज आएगा तो फील्ड एक तरफ कुछ और फील्ड जनरेट कर देगा, दूसरी तरफ कुछ और फील्ड कर देगा, तो फील्ड तो चेंज हो जाएगा ना। यस सर यस सर। चार्ज हमेशा फील्ड को चेंज करता है, समझ में आया? जी सर। जैसे तुम सोचो ना, मान लो हम लोग एक यूनिफॉर्म फील्ड है, राइट? मतलब कहीं कैसे हुआ, किसी तरीके से एक यूनिफॉर्म फील्ड का एक रीजन क्रिएटेड है, ठीक है भाई?
मान लो यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, यस सर। ओके। अब यहाँ मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है, उससे पहले यूनिफॉर्म फील्ड, तो अब यहाँ का फील्ड और यहाँ का फील्ड सेम रहेगा, नो सर। इसमें तो फील्ड ऐड हो जाएगा, बढ़ ज्यादा हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा ना, जी सर। तो यूनिफॉर्म तो रहेगा नहीं, रीजन रहेगा नो सर। नहीं रहेगा। तो आइडिया ये है कि अगर कोई फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड का कोई रीजन है, इसका मतलब उस रीजन में क्या चार्ज है, उसमें चार्ज 0 है इंक्लूड। हाँ, ऑब्वियसली उसके सराउंडिंग में कहीं कुछ चार्ज होंगे जिन्होंने क्रिएट किया होगा, लेकिन उस रीजन के अंदर फील्ड, जिस रीजन के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म, उसमें क्या चार्ज है, क्या पूछेगा तो क्या आंसर दोगे, 0, ठीक है। हाँ, और जब भी गॉस लॉ लगाएंगे तो एनक्लोज चार्ज लेना, बाहर का चार्ज नहीं लेना। प्लस कैलकुलेशन में नहीं लेना। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पे फील्ड की बात करूं तो बाहर के चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मान लो मैं ये कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे फील्ड की बात करूंगा तो इस क्यू का रोल होगा कि नहीं होगा, फील्ड होगा सर। होगा होगा, सर, होगा। बिल्कुल होगा। तो फिर टोटल में क्यों नहीं हुआ, टोटल में इससे नहीं हुआ कि इसका जो फील्ड लाइन होगा कुछ ऐसे बन जाएगा, मान लो कहीं एंटर करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, कहीं बाहर निकलेगा तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालेंगे क्लोजर तो क्या आंसर था कि हम लोग किसी क्लोजर उसको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, 0। कहीं पे वो निगेटिव फ्लक्स जनरेट करेगा, कहीं पॉजिटिव फ्लक्स जनरेट करेगा, टोटल सर उसको कितना करेगा, 0 आएगा। 0। आपको ये बात ध्यान देना है कि बाहर के चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमेशा कंट्रीब्यूशन 0 होगा। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बाहर के चार्ज का सर्विस में फिल नहीं होगा, ठीक है। बाहर के चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। 0। लेकिन क्या किसी भी सरफेस से किसी भी पॉइंट पे बाहर के चार्ज का फील्ड रोल होगा कि नहीं होगा, फील्ड का रोल नहीं होगा लेकिन फील्ड 0 नहीं होगी। हाँ, नहीं फील्ड का फ्लक्स में रोल नहीं होगा, वो नेट फ्लक्स सब निकालेंगे तो फील्ड होगा ही ना चार्ज की वजह से। फिर बाहर के चार्ज की वजह से फील्ड तो कुछ ना कुछ होगा ना सरफेस के पॉइंट पे, यस सर। जब हम हाँ टोटल सर, फ्लक्स निकालेंगे तो वो होगा, क्लियर है, यही गॉस लॉ, क्या ये गॉस लॉ। गॉस लॉ। अब देखो गॉस लॉ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गॉस लॉ और कुलम्ब्स लॉ दोनों में से किसी एक को फंडामेंटल मान लें तो बाकी दूसरा उससे डिराइव हो जाए, इन दोनों में से कोई एक फंडामेंटल, अगर मैं गॉस लॉ को फंडामेंटल मान लूं तो कुलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से डिराइव कर सकता हूं, और कुलम्ब्स लॉ को फंडामेंटल मान लूं तो कुलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को डिराइव कर सकता हूं। यानी इन दोनों में से कोई एक को हम फंडामेंटल मान सकते हैं और दूसरा उससे डिराइव हो सकता है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब अगर आप किसी भी सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हैं तो उसके अंदर इंक्लोज चार्ज बता सकते हैं, नहीं, और अगर किसी सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज आपको पता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बता सकते हैं, राइट। यस सर। अभी मैंने एक क्यूब वाला एक क्वेश्चन दिया था जिसमें फ्लक्स निकलवाया था, तुम लोगों से याद है, एबीसीडी एक्स वाई प्लेन में था और उसके पैरेलल प्लेन में उधर थोड़ा पीछे चला गया था। अरे एबीसीडी एडएस बीडीएस सीडीएस डीडीएस दिया था ना, दिया था सर। जी सर। हाँ, तो उसमें बताओ व्हाट इज द नेट चार्ज इंक्लोज इन द क्यूब, उस क्वेश्चन को उल्टा लो, ई दिया था ना, अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा की कैप, याद है। यस यस सर। सर। हाँ, तुम्हें बताना है व्हाट इज द नेट चार्ज इंक्लोज बाय द क्यूब, नॉन 0। कितना नॉन जीरो थी, कितना हो, हमने कैलकुलेटर से आराम से बता दो। अरे आंसर, अरे भाई अभी तो क्यूब निकाला तो उसमें फ्लक्स निकाले थे ना, तो कितना निकाला टोटल फ्लक्स, सर 0। भाई मेरे एक क्यूब लिया था जिसमें फील्ड मैंने लिखा था अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा की कैप, यस सर। और एक क्यूब लिखा था ना जिसमें एक सरफेस एबीसीडी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा था और ए डैश बी डैश सी डैश डी यस डैश सर। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल माइनस एल पे लाई कर रहा था, हाँ सर। ठीक है। यस यस। उसी क्वेश्चन में मैं अब पूछ रहा हूँ तुमसे गॉस लॉ जान लेने के बाद व्हाट इज द चार्ज इंक्लोज बाय द क्यूब, तो क्या आंसर दोगे,
गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है भाई? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये है स्टेटमेंट। ये है, दिख रहा है? ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है? यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो लैंग्वेज में लिखे हो ना, क्या लिखे हो? लिखे हो ना? यस सर। यस सर। बताओ, उस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स निकाला हमने, सीखा था, कितना निकाला था नेट फ्लक्स? भाई भाई, एबीसीडी पे 0 आ गया था, और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पे क्या आ गया था? अल्फा एल क्यूब, यही आया था ना? यस सर, अल्फा एल क्यूब। नहीं, ये आया था ना अल्फा एल क्यूब। हाँ सर। हाँ बाकी सर। 4 पे तो 0 ही होगा। यस सर। यस तो सर। टोटल फ्लक्स कितना हुआ? अल्फा एल क्यूब इनटू ई नॉट। अच्छा हाँ सॉरी सर, अल्फा एल क्यूब। अल्फा एल क्यूब। हाँ, अल्फा एल क्यूब इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड कितना आया? ये मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? अल्फा एल क्यूब इनटू ई नॉट। हाँ, एप्सिलॉन नॉट अल्फा एल क्यूब, दैट इज आंसर। नहीं आया समझ? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्यूब, का आंसर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट अल्फा एल क्यूब। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। हाँ। Yes. यानी अगर कभी भी किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स पता हो, के थ्रू फ्लक्स पता हो, तो हम चार्ज एनक्लोज बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? यस सर। Yes. sir. और अगर चार्ज एनक्लोज पता हो और फ्लक्स पूछा जाए तो भी बता सकते हैं क्या? जी सर। हाँ। चार्ज एनक्लोज पता हो और सरफेस के थ्रू फ्लक्स पता हो, मतलब कोई एक चीज पता हो, दूसरा बता सकते हो, और क्या? यही तो गॉस लॉ है, नहीं? हाँ सर। अब देखो, गॉस लॉ को जब हम यूज करते हैं ना, तो मेजर यूज तो होता है, फिर कैलकुलेशन होता है, और प्लस कैलकुलेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर गोइंग टू यूज गॉस लॉ टू कैलकुलेट द फ्लक्स इन वेरियस केसेस। करें? वहां सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? सो देयर इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट वी हैव टू लर्न। So today we are going to confine ourselves to calculation of flux through different surfaces, ठीक है? Okay, ठीक है? So Okay sir. चलो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है? ओके, सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमेट्री होगा तो सिमेट्री से एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है भाई? मैं सिखाऊंगा तुमको अभी, आगे बढ़े। तो टॉपिक इज व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ, फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। हाँ, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है? राइट राइट। Yes चलिए, sir. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बताइए आप। ऐसे एक ना, एक कौन है, क्या है? दिख रहा है कौन? ये हॉलो कौन है? Yes. बेस का जो सेंटर है ना, ये पॉइंट है, सी इज व्हाट? सेंटर ऑफ बेस, Center ठीक है? of base. यहाँ मैंने कोई चार्ज क्यों रख दिया, कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया, दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है भाई, मतलब बेस प्लेन में ही रखा है, ठीक है? हाँ, मुझे बताओ, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कोन ड्यू टू दिस चार्ज? Q by epsilon. नहीं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कोन ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज? बताइए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कोन ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज? इस पॉइंट चार्ज की वजह से कोन की फ्लक्स बताना है, क्या आंसर है आपका?
Q by 2 epsilon naught. कैसे कहा? सर Q का हाफ इंक्लूज क्यों? प्लेन पे। नहीं मतलब क्या लॉजिक क्या है तुम्हारा, ये जानना चाहता हूँ। सर क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। नहीं, व्हाट इज द लॉजिक? सर अगर हम इसे पूरी पूरी तरह से बंद करें, हॉलो ना रखें, तो एक डबल कोन टाइप का बन रहा है जो जिसका फ्लक्स होगा Q by हाँ, epsilon। यानी व्हाट यू आर एक्चुअली यूजिंग, यू आर यूजिंग सिमेट्री। तुम क्या कह रहे हो, जैसा सरफेस हमें दिया हुआ वैसा ही सरफेस बना करके तुमने ये कि आगे टोटल क्यूब है एप्सिलॉन नॉट है, तो जैसा इस पे वैसे इस पे, यानी तुमने क्या किया, बेसिकली तुमने यहाँ नीचे एक कोन बना लिया, ठीक है भाई, इसी टाइप का, इसी शेप का बना लिया ना तुमने। यस सर। और तुमने कहा मान लो इस पे फ्लक्स फाई है, तो अगर इस पे फाई है तो इस पॉइंट चार्ज के लिए जैसा ही है वैसा ही है, तो इस पे भी फाई होगा। हाँ सर। हाँ, यानी 2 फाई क्या हो गया, यानी अब तो ये तो क्लोज सर्फेस बन गया ना। यस सर। तो 2 फाई शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज फाई देन? Q by 2 epsilon नॉट। यस, ये तुमने लॉजिक लगाया, समझ में आया? ये तुमने एक्चुअली क्या यूज किया, सिमेट्री यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? सिमेट्री। सर सिमेट्री। हाँ, इसी में अगर ये पॉइंट कोन चार्ज क्लोज सरफेस है, सर, सिंगल कोन क्लोज सरफेस क्यों सिंगल कोन क्लोज सरफेस क्यों नहीं है? नहीं है सर? क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज है ना, ये तो मैंने इसको बाउंड्री पे रख रखा है ना, कहाँ रख रखा है, प्लेन पे रख रखा है, तो मेरे लिए क्लोज सरफेस नहीं हुआ ना ये। जब भी पॉइंट चार्ज बाउंड्री पे होगा किसी भी सरफेस पे, तो उस पॉइंट चार्ज के रिगार्डिंग ये क्लोज सरफेस नहीं हुआ, ठीक है। सर अगर हम Yes. अज्यूम करते हैं कि ये कोन रखा हुआ है किसी चीज के ऊपर, तो क्लोज्ड हुआ। है सर सपोज हम मान लेते हैं कि ये क्लोज। एक्चुअली बात क्या, मेरी बात समझ नहीं, मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारा पॉइंट चार्ज अंदर होगा यस सर। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा पॉइंट चार्ज जब सरफेस पे होगा ना किसी बॉडी के, तो उस पॉइंट चार्ज के रिगार्डिंग हम लोग उसको क्लोज सरफेस नहीं मान सकते, ठीक है। मतलब अगर क्यों? थोड़ा सा ये ऊपर रखा होता तो Q by epsilon नॉट होता। हाँ बिल्कुल, अगर वो प्लेन जैसे मान लो यही चार्ज जो यहाँ है, ये यहाँ ना रह के मान लो यहाँ हम रख देते, यहाँ रख देते, तब क्या आंसर देते हम? Q by epsilon नॉट। हाँ, लेकिन अगर इस प्लेन में रखा हुआ है तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्यूब एप्सिलॉन, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन Yes, ने sir. क्या दिया है, ये पॉइंट चार्ज प्लेन में, यानी जब भी कोई पॉइंट चार्ज किसी सरफेस पे होगा तो फिर हम लोग उसको इंक्लोज चार्ज नहीं बोल सकते, ठीक है ना भाई। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ले रहे हैं, अब आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, अगर यही पॉइंट चार्ज बाहर हो जाता तब क्या करते हैं, मान लो मैं पॉइंट चार्ज यहाँ ना रख के यहाँ रख देता, तब पूछते व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कोन, तो क्या आंसर देते? 0 Zero. क्यों? क्यों क्यों? सर, क्योंकि एनक्लोज नहीं है ना वो। हाँ, तब बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करते हैं, 2 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0, है ना। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को यहाँ रख दूं तो अब कोन के थ्रू फ्लक्स बताओ, तो यहाँ रख दिया, दिख रहा है? अभी बाहर है ना सर। नहीं, यहाँ पे बाउंड्री पे, इसी कोन के बाउंड्री पे पॉइंट चार्ज। अब क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कोन? Q by 2 epsilon नॉट। नहीं, अब Q/2 नहीं होगा, ध्यान से सोच के बताओ। Q/2 तो पहले निकाला था ना हमने। सर Q by 6 epsilon naught. नहीं, Q by 3 epsilon नॉट। Q/4 एप्सिलॉन हो जाएगा, कैसे होगा देखो। ये है ना, जैसे ऐसे एक कोन यूं बना लो, ठीक है, यस सर। और एक कोन नीचे ले लो। अब तुम क्या बोलोगे, इसे जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे सभी इन्हीं कोन से गुजरेंगे। यस सर। Yes, एक sir. आध लाइन को इग्नोर कर दो, बाकी तो ऐसे ही होगा ना भाई। तो टोटल कितना हुआ चारों मिला के, मान लो एक पे पाई है तो सभी पे पाई है, तो 4 पाई कितना हुआ? सर हाँ सर वो दोनों कोन के बीच में भी तो फील्ड लाइंस जाएंगी। हाँ, तो वो एक आध फील्ड लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
बहुत छोटा एरिया होगा ना, जैसे तुम ऐसे सोचो, अगर मैं स्फीयर बना दो, पॉइंट, जब भी जरूरत पड़े ना किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड छोटा सा स्फीयर बना दो, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा स्फीयर yes, बना दूं तो इस पूरे एरिया से कितना परसेंट एरिया बाहर निकलेगा, बहुत छोटा सा नेग्लिजिबल। yes, sir. हाँ, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। Yes. समझ में आया बात? यस सर, तो आंसर क्या है तुम्हारा? Q/4 एप्सिलॉन Q by 4 epsilon naught. हाँ, ठीक है भाई, आगे बढ़े। जी सर. Yes. इस तरह से हमको इसको विजुलाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह से देखो सिमेट्री। अब चलो सिमेट्री का लेवल और बढ़ाएं। यस सर, हाँ, एक क्वेश्चन लिखो। जो स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ L, ये सर सबसे फिर से बताइए. देयर इज ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ L। ये जानते हो फ्लक्स कैलकुलेशन का सबसे पॉपुलर, दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में भी है ये। इस दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रॉब्लम यही है, मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। बड़ा लॉजिकल से है, आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये देखो एक स्क्वायर प्लेट है, क्या है? स्क्वायर प्लेट, Square plate. हाँ, इसका साइड लेंथ मान लो L है। हाँ, और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ प्लेट है, ओ नाम दे दिया हमने, क्या नाम दिया? ठीक है। और इससे वर्टिकली ऊपर पॉइंट P है, यहाँ पे Q चार्ज रख दिया। ये डिस्टेंस कितना है पता है? L/2। यानी मैंने पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है? सेंटर से नॉर्मल टू प्लेन L/2 हाइट पे। किस हाइट पे? L/2, L by 2. यानी अगर साइड लेंथ L है तो आधी हाइट, सेंटर से आधी हाइट पे नॉर्मल के अलॉन्ग रख दिया। इसके अलॉन्ग। नॉर्मल के लॉन्ग। So can you tell me with this diagram what is the flux through the plate? Flux through the plate बताना। सक्षम, पिछले क्लास में हमने क्या किया था भाई? सर क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. कैसे सोचा तुमने? क्यूब बनाया. हाँ, अभी क्या करेंगे, जैसे ये प्लेट है ना, वैसे ही 6 और सोचो स्क्वायर प्लेट लेते हैं। एक यूं, ठीक है। ठीक है भाई, आ रही बात समझे? सर अगर हम मतलब कोई स्क्वायर इसकी आधी हाइट का देते तब भी तो ये एंक्लोज हो जाता। अब आ जाते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद में आता हूँ। ओके सर, ये एडस है, ये एडस है, ये एडस है, ये एडस है, ठीक है भाई, ठीक है। एडस, बीडस, सीडस, डीडस। हमारा एक क्यूब बन गया ABCD, एडस, बीडस, सीडस, डीडस। क्या क्या? इसमें कितने सरफेसेस हैं? ये कितने फेसेस हैं? 6। सभी स्क्वायर हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो इनमें किसी भी फेस के लिए पॉइंट चार्ज कहाँ है? सेंटर पे। सेंटर. सेंटर से नॉर्मल टू प्लेन के अलॉन्ग L/2 डिस्टेंस पे है ना। यस सर, हाँ sir. तो अब मैं क्या बोलूंगा, अगर ABCD के थ्रू 5 है तो सभी के थ्रू 5 है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? 6/5। 6/5. एंड दैट शुड इक्वल टू व्हाट? यस सर, Q एप्सिलॉन। तो 5 क्या आ गया? ठीक है भाई। यस सर, Yes, sir. हाँ, यानी फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आ गया? Q बाय 6 एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, ठीक है। सर अगर हम आधी हाइट का कोई स्क्वायर लेते, सॉरी रेक्टेंगल लेते तब भी तो हो जाता। आधी हाइट का मतलब? L/2 का ही लेते तो
L/2 का लेते? यस सर। नहीं, स्क्वायर L/2 हाइट का L/2 साइड का लोगे? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ मतलब वो रेक्टेंगल बन जाता फिर तो। सर तो ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं मतलब तुम ये कह रहे हो ये साइड L है वो L/2 है? यस सर। हाँ तो लॉजिक हम लगा सकते हैं, सर तो उससे आंसर कैसे बनेगा? बन जाएगा। तो ये देखो, ये एक अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन इसी से गाइड होके कर लेंगे हम लोग। कह रहा है ऐसा है, मान लो है ना। नहीं सर, वो नीचे वाला हमारा स्क्वायर ही होता है और बाकी के जो हमने इमेजिन कर रखे हैं वो हम रेक्टेंगल इमेजिन करते हैं सर, मैं ये कह रहा हूँ। तो हम लोग फिर कैसे क्लोज सर्फेस बनाते हैं भाई? सर जो उसके ऊपर रखे गए हैं, मतलब ए बी, ए डैश, फिर बी डैश, ए डैश, सर जो मतलब उसके जस्ट ऊपर वाले प्लेन में है उनको फिर हम हम लोग आगे सिमेट्री कैसे यूज कर पाते हैं? यहाँ तो हमने सबको सिमिलर बनाया ना, सब सिमिलर होते हैं क्या फिर? नहीं सर, सिमिलर नहीं फिर होगा। कैसे कर पाते हैं? आइडिया ये है कि ये जो क्यूब तो क्वेश्चन है तो मुझे दिया नहीं था, दिया था क्या? नो सर, किसने बनाया क्यूब? हमने बनाया क्यों बनाया? सिमेट्री के हिसाब से बनाया। सिमेट्री को एक्साइट करने के लिए। तो वैसा ही सरफेसेस यूज करके हम क्लोज सरफेस बना लें। तो जब हम सर अगर ऑलरेडी सिमेट्री ना यूज करके वैसे करके तब भी आंसर सेम आएगा ना? आंसर हम निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन ये नहीं आंसर हम निकालेंगे कैसे? सर मैं वही पूछ रहा था, मतलब कैसे निकालेंगे? हमारे पास तो सिमेट्री मेथड ही है, और तो कोई मेथड है नहीं मेरे पास, तो कैसे निकालेंगे? यस सर, समझ गया। ठीक है। आइडिया ये है कि ये जो हमने क्यों बनाया ही इसलिए ताकि हम ऐसा ही सरफेस जनरेट करके सिमेट्री यूज कर पाए। ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग एक बार सिमेट्री समझ में आ गया तो उसको और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, पता है तुम्हें कैसे? ठीक है। जैसे मैं एक अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ध्यान दे रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, क्या है? ये ए है, ये बी है, और ये है ई एफ। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है? और इसका जो ये साइड है ना वो L/2 है, क्या है? ये जो साइड है वो L है, क्या है? समझ आ रहा है? और यस इसके इस साइड से बिल्कुल वर्टिकली ऊपर, यहाँ से मतलब ये पॉइंट को चलो मिड पॉइंट को M नाम देते हैं, M से वर्टिकली ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, क्या नाम देते हैं इस पॉइंट को? P नाम देते हैं। इस पॉइंट P पे चार्ज Q है, सच दैट PM इक्वल टू L/2। PM कितना है? ठीक है भाई, ओके। यस क्या सर। चार्ज रख दिया यहाँ पे? Q चार्ज रख दिया। कहाँ रख दिया? P पे कौन सा चार्ज रख दिया? क्यू। हाँ, आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस रेक्टेंगल ABCD, ABEF। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस रेक्टेंगल ABEF, बताइए। Q/12 ε0। यस। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसा ये है ना वैसे ही इधर बना लो। ठीक है। ये पॉइंट मान लो F डैश है, ये E डैश है। बताइए ये पूरा क्या बन गया? AB E डैश F डैश क्या बन गया? AB E डैश F डैश क्या बन गया? स्क्वायर प्लेट बन गया। यस सर। और स्क्वायर प्लेट के लिए पॉइंट क्या हो गया? सेंटर से आधी हाइट पे हो गया। हाँ सर। पूरे प्लेट के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? Q/6ε0। यस सर। और जितना इस पे होगा उतना इस पे होगा। हाँ सर। आंसर क्या आएगा? Q/12 ε0। समझ में आया? सर इसी चीज को हम पहले वाले को एक क्यूबॉइड कंसीडर करके फिर उसके जस्ट एडजेसेंट में एक और क्यूबॉइड प्लेस करके मान सकते हैं ना? हाँ, लेकिन ये तो उससे हमने इसको निकाला ना, इससे उसको थोड़ी निकालना है। ओके। यस सर। यहाँ तो बेसिकली वो रिजल्ट मुझे पता था, उसको मैंने यूज कर लिया ना यहाँ पे। क्या
या देखो ये पुराना जो रिजल्ट था ना मेरा, ये वाला जो रिजल्ट था, यहाँ वाला ये वाला जो रिजल्ट था, उसी को यूज करके मैंने यहाँ सॉल्व किया, राइट? यस समझ गया। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ चलो एक और क्वेश्चन लिखो, ठीक है। There is a square plate of side length L. There is a square plate of side length L. क्या है? There is a square plate of side length एल। L. ये देखो स्क्वायर प्लेट, राइट? यस सर। और and from the corner at height L, point charge Q is placed. From the corner at height L, point charge Q is placed. समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस कितना दिया? L. एल। L. और L. स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ क्या है? एल। ठीक है भाई? What is the flux through the plate? Q by 48 epsilon naught. हाँ कुछ हद तक सही किया, लेकिन आंसर सही नहीं है, थोड़ा चेक करो। सोचने का तरीका तुम्हारा सही लग रहा है। क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। नहीं गड़बड़ हो रहा है। सर Q by 24 epsilon naught. हाँ सॉरी 24। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हम करेंगे बताया? यस सर। एक Yes, क्यूब sir. को चार्ज से घेर देंगे। हाँ ऐसे चार से चार घेर cube बन देंगे तो चार बड़ा स्क्वायर बन जाएगा 12 साइड का, नहीं? हाँ सर। और उसके लिए ये सेंटर पे आधी हाइट का हो गया, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया? Q by 6 हो गया। और ये सर- चारों इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा तो Q by 6 by 20। सर ठीक है? सर 48 नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसे है ना, ये ठीक ये समझ में आ रहा है तुमको अभी? कैसे मैं दिखा रहा हूँ देखो। ये ऐसे मैंने एक और स्क्वायर प्लेट बना दिया, दिक्कत नहीं? ऐसे एक और बना दिया, ठीक है भाई? ऐसे एक और बना दिया, समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये बताओ क्या बन गया? नया स्क्वायर बन गया ना? कितना साइड लेंथ का बन गया? 2L का। 12 का सर। और उसके सेंटर से L हाइट पे ये पॉइंट चार्ज है, हाँ हाँ सर। सर। यानी अब एक स्क्वायर प्लेट बन गया 12 साइड का, और उसके आधे हाइट पे सेंटर से पॉइंट चार्ज क्यों रखा है? तो पूरे बड़े वाले स्क्वायर प्लेट में कितना फ्लक्स है? 2/6 बोलोगे ना भाई? Yes, sir. हाँ सर। हाँ। अब क्या है, इस टोटल फ्लक्स में ये चारों इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे? मतलब ओरिजिनल जो हमारा प्लेट था उसपे अगर 5 है तो सब पे 5 है, तो टोटल कितना हो? 4 5 हुआ ना भाई? हाँ Yes, सर। 4 5 इक्वल टू दिस, तो आंसर क्या है? 5। सर लेकिन जो उसकी लेंथ है वो तो मतलब तो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता ना, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। किसी भी स्क्वायर प्लेट के सेंटर से नॉर्मल के अलोंग आधी हाइट पे पॉइंट चार्ज रखेंगे ना, तो फ्लक्स क्या होगा? Q/6 होगा। वहां साइड लेंथ का तो कोई रोल ही नहीं है। साइड लेंथ अगर हम डबल भी कर देंगे तो हाइट भी तो डबल करना पड़ेगा। यस सर। तो कंडीशन तो ये है ना, किसी भी स्क्वायर प्लेट के सेंटर से आधी हाइट पे अगर पॉइंट चार्ज है तो फ्लक्स क्या होगा प्लेट की? अच्छा अच्छा समझ गया। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर क्लियर। हाँ। और भी तरीका है करने का, पता है इसको करने का? किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक और तरीका, अगर तुम बोलो तो मैं करूँ। यस सर। Yes. हाँ सेम क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक और तरीका देखो, हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे जैसे क्यूब बना लेते हैं, ठीक है? ये पॉइंट ये है ना पॉइंट चार्ज को इस कॉर्नर पे लेते हुए क्यूब बना लिया मैंने, ऐसे बना सकते हैं? क्यों भाई? हाँ Yes, सर। sir. ये पॉइंट चार्ज कॉर्नर है, और ये मेरा ओरिजिनल प्लेट ये है जिस पे मुझे निकालना था फ्लक्स, राइट? ठीक है?
यस सर। ऐसे ही एक क्यूब ऐसे डाल दो, ऐसे ही एक ऐसे डाल दो, ठीक है, समझ में आ रहा है? सर मैंने भी ऐसे किया, लेकिन फिर ये क्यू अबे रुक जाओ, अभी आते आते हैं, थोड़ा ना मत एकदम बिल्कुल। तो ये कितने बन गए अभी? 4 बन गए नीचे। हाँ, यस सर। हाँ आप सर। ऐसा ही 4 ऊपर डालो। नहीं, ऐसे ही 4 ऊपर भी तो डालेंगे भाई, यस सर। नहीं डालेंगे? तो जैसे इधर 4 उधर ऊपर भी 4, टोटल कितने हो गए? 8। 8। हाँ, टोटल 8 क्यूब आ गया, बड़ा क्यूब बन गया ना भाई, ठीक है। एक यस। बड़ा क्यूब 12 साइड लेंथ का बन गया ना, यस सर, यस सर। ठीक है। उसके सेंटर पे है बिल्कुल, किसी भी एक के थ्रू अगर फ्लक्स 5 मान लेते हैं, तो टोटल कितना 85 हुआ। 85 इक्वल टू व्हाट? क्यू एप्सिलॉन नॉट, यानी 5 क्या आ गया? क्यू 8 एप्सिलॉन नॉट आया, यस सर। कितना आया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सर, आया कितना आया? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब देखिए, अब वापस उसी क्यूब में आ जाते हैं, तो उस क्यूब में तो आ गया ना हमारे। अच्छा, अब उस किसी उस क्यूब के लिए जिसको मैंने शुरू में कंसिडर किया था, उसके लिए 3 सरफेस के प्लेन में ही है ना ये पॉइंट चार्ज, है कि नहीं? हाँ सर। तो जानते यस हो सर। जब भी कोई पॉइंट चार्ज किसी प्लेन में होता है, तो उस प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होता है? अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी प्लेन में लाई करे, तो उस प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? 0। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर नॉर्मल के लूंगा और फिर प्लेन में हो जाएगा, तो इनवर्ट केस 0 हो जाएगा ना पॉइंट पे। यस, समझ गया सर। लिख लो, इस लाइन को लिखो जरा। इफ ए पॉइंट चार्ज लाइज इन ए प्लेन, फ्लक्स थ्रू दैट प्लेन इज 0। लिख लो, इफ ए पॉइंट चार्ज लाइज इन ए प्लेन, फ्लक्स थ्रू दैट प्लेन इज क्या? 0। 0. If a point charge lies in a plane, flux through that plane is 0. Is that clear? Clear ना भाई? क्लियर सर। हाँ, if a point charge lies in a plane, flux through that plane is 0। 0. ठीक है भाई? हाँ सर। हाँ, तो इसको हम Yes, हमेशा sir. यूज कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट चार्ज प्लेन में लाई करे, तो फ्लक्स थ्रू दैट प्लेन हमेशा 0 हो गई, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसके बाद एक बात है भाई, सुनिए, इज दैट क्लियर? हाँ सर, तो क्लियर। 3 के थ्रू तो 0 हो गया, और बाकी 3 सिमेट्रिकल हो गए। मान लो 5 डैश है, तो 3 5 डैश इक्वल टू व्हाट? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आया। अरे उस क्यूब में 6 सरफेस होते हैं ना, क्यूब में 6 सरफेस होते हैं ना, Yes, sir. यस सर। उसमें 3 तो 0 हो गया, बाकी जो बाकी 3 है सिमेट्रिकल हो गए उसके लिए। Yes, sir. यस सर। तो अगर मान लो एक सरफेस के थ्रू 5 डैश है, तो 3 के थ्रू 3 5 डैश हुआ। यस सर। यस 3 सर। 5 डैश किसके बराबर है? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट क्यू के। बाई 8। यस सर। तो 5 डैश कितना आ गया? 8/24, सॉरी क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, ठीक है, गॉट इट। Yes, sir. हाँ, अब देखो ये सब अभी जो रिजल्ट्स किए ना, वो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अब उस पे मैं एक मैनिपुलेशन करूंगा, ठीक है। अभी जो करने जा रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट बात है, वो नॉर्मल बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। अभी तक जितनी भी बातें की वो सब बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, अच्छे बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर। Okay, now I'm going to ask you something that is very logical and very entertaining, but quite uncommon. ठीक है भाई, एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, मुझे बताओ, थोड़ा लॉजिकल बनाते हैं इसको, मतलब आई वांट योर ओन अप्रोच टू वर्क हियर इट, rather than just telling you कि ऐसे करना है। देखो, एक मैंने बना दिया,
ठीक है भाई, यस सर। राइट। ये देखो ये क्यूब है, राइट। चलो इसको ए बी नाम देते हैं, ए बी सी डी, राइट। ये कॉर्नर है ए एफ जी एच। कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, और ई पे मैंने पॉइंट चार्ज रख दिया, करेक्ट है? ठीक है। yes sir. ठीक है। तो अब ई पे जब पॉइंट चार्ज रखेंगे, तुमसे पूछेंगे एबीसीडी के थ्रू क्या फ्लक्स है, तो क्या आंसर है तुम्हारा? सर क्या? अभी अगर मैं पूछूं एबीसीडी के थ्रू क्या फ्लक्स है, तो क्या आंसर है तुम्हारा? 0. नहीं, एबीसीडी के थ्रू। 24/24. हाँ, क्यू बाई 24। और अगर ए बी एफ ई के थ्रू पूछे तो? 0. हाँ, ठीक है। अब देखो मैंने एक मॉडिफिकेशन किया है इस क्वेश्चन में। क्या मॉडिफिकेशन किया, ध्यान से देखो। ये देखो ई और सी बॉडी डायगोनल है ना? Yes. यस सर। ये सर। ई और सी क्या है, दिख रहा है बॉडी डायगोनल? Yes sir. ये सर। अब मैंने क्या किया ना, इस पॉइंट पर तो थोड़ा सा मूव किया इसके अलावा, किसके अलावा, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा। यानी मान लो यहाँ पे हम लोग है ना, ई पे थोड़ा सा इधर आ गए, कितना दूर, हल्का सा, बिल्कुल नेग्लिजिबल। यहाँ आ गई। ये पॉइंट को E1 नाम दिया, किसके अलोंग आए? इसी के लॉन्ग। Body diagonal के along. हाँ, ये डिस्टेंस आर है, और आर के बारे में ये दिया हुआ कि आर बहुत छोटा है एल से, नहीं हल्का सा आगे, मतलब बहुत छोटा सा बॉडी डायगोनल। ये मतलब ई डैश, मतलब पॉइंट चार्ज अब ई डैश यहाँ आ गया, E1 पे आ गया, कहाँ आ गया? E1 पे। हाँ। अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ई एफ बी ए? बताइए, ई एफ बी ए के थ्रू फ्लक्स बताना है। टेल मी व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ई एफ बी ए? Q by 6 7. है ई एफ बी ए, ध्यान से सोचना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है ये। जानते हो एक बात हमेशा तुम ध्यान रखो, अगर कोई पॉइंट चार्ज बहुत दूर हो ना किसी भी सरफेस से, तो थोड़ा सा मूव करने से उसके थ्रू फ्लक्स नहीं चेंज करता। यानी एबीसीडी के थ्रू क्या फ्लक्स था? एबीसीडी के थ्रू पहले क्या फ्लक्स था? Q/24 तो वो क्यू बाई 24 ही रहेगा। एक लाइन लिख लो यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो। इफ द पॉइंट चार्ज इज वेल अवे फ्रॉम a given surface, slightly moving the point charge do not change the flux. सर प्लीज रिपीट। If a point charge is well away from given surface, Is if a point charge is well away from a given surface, if a point charge is well away from a given surface, ठीक है, ओके, यस सर। slightly moving the point charge do not change the flux. Slightly moving the point charge do not change the flux. ठीक है भाई? सर एक बार फिर से रिपीट कर देना. If a point charge is well away from a given surface, slightly moving the point charge do not change the flux. ठीक है? ओके सर. यानी E से E1 पे लाने से एबीसीडी के थ्रू फ्लक्स में कोई चेंज होगा आगे ना? no. नहीं होगा सर. हाँ बिल्कुल, यही चीज कहना चाह रहा हूँ। अब तुमको बताना है क्या फ्लक्स थ्रू ईएफ बी है, कैसे निकालेंगे जरा सोच के बताना। ठीक है, चलो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर EFB पे BA पे पहले 0 था ना? पहले तो जीरो था, अब जीरो नहीं होगा लेकिन। यस। ठीक है, तो पहले जीरो था, अब लेकिन जीरो नहीं रहेगा। और वहां पे ये बात इसलिए नहीं लगी, वेल अवे थोड़ी ना, उसका मतलब नजदीक है ना बिल्कुल, उस सरफेस से वेल अवे थोड़ी ना हुआ, एबीसीडी से वेल अवे था ना, तो स्लाइटली मूविंग कोई फर्क नहीं पड़ा।
क्या भाई, यस मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर हाँ, तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आंसर मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया हूँ, अब तुम्हारे दिमाग में छोड़ दिया इसको, ठीक है भाई? सर क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, Q/6 इज नॉट द आंसर, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, बाय सर। सर हाँ, सो लेट इट रिमेन एन ओपन चैलेंज फॉर यू, करके लाना, थोड़ा दिमाग लगाना है इसको, ठीक है? Yes, sir. हाँ, ओके, चलो बाय।